हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्री मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मिक्स टाइप का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था और मैंने 5 क्वेश्चन किया था और पांचों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और आज की क्लास में हम उसी के आगे का कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइप्स के और क्वेश्चन बच गए थे, उनको भी आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इसके क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल होते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए हम आज के क्लास में भी मैं इसी टाइप पर क्वेश्चन पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर आपका कोई दिया हुआ f(x) दिया हुआ 1/2 प्लस n/100। ठीक है, f(x) इक्वल टू 1/2 प्लस n/100 और आपको सम करना है, f(x) की वैल्यू सम करना है। वो दिया हुआ n इक्वल टू 1 से लेकर, ये थोड़ा सा गलत है, n इक्वल टू 1 से लेकर क्या होना चाहिए आपका, n इक्वल टू 1 से लेकर 151 होना चाहिए, 151 तक है। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ f(x) 1/2 प्लस n/100 और इसको क्या करना है, इसका सम करना है n इक्वल टू 1 से लेकर 151 तक। बात समझ में आ रहा है? n इक्वल टू 1 से लेकर 151 का मतलब ये हुआ कि अगर आपका क्या करना, सम ऑफ f(x) है तो एक बार आप n की वैल्यू क्या डालिए, 1 डालिए, तो 1/2 अपॉन 1/100। बात समझ में आ रहा है? अगर हम इसको ओपन करेंगे f(x) का, ये आपका सम का नोटेशन होता है। तो एक बार n की वैल्यू 1 डालिए, एक बार n की वैल्यू 2 डालिए, एक बार n की वैल्यू 3 डालिए। बात समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते ये 1/2 है, डालिए। ठीक है, ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है, 151 तक जाना है। n की वैल्यू कहाँ तक जाना है, 151 तक। तो 1/2 अगर आप इसको 50 रखिए, ठीक है, देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इसकी वैल्यू 1/2 प्लस 51/100 रखें, 1/2 प्लस 150/100 रखें, प्लस 1/2 151/100 रखें। ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए, आपका n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक ले जाना है, 151 तक। ठीक है, और आपका f(x) है तो एक बार हम 1 रखेंगे n की वैल्यू, तो 1/2 प्लस 1/100 आएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 प्लस 2/100 आएगा। इस तरह से करते करते n की वैल्यू 50, 51, 150, 151 यहाँ तक ले जाना है। बात को समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से मैंने क्या किया, सबको ओपन कर दिया। अब मैं थोड़ा सा क्या करके इसको विजुअलाइज करूंगा कि कहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम एक एक करके 1 से लेके 151 तक तो मैं वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ मैं आइडिया निकालूंगा। तो देखिए, 1/2 की वैल्यू क्या होता है, 1/2 का वैल्यू होता है 0.5 होता है। और 1/100 मतलब कि 0.5 से छोटा होगा। आप करके देख लीजिए, 1/100 मतलब कि 0.01 होगा। तो 1/2 में मतलब 0.5 में 0.01 ऐड करेंगे तो 0.5 मतलब 1 से लेस ही होगा, 1 से लेस होगा। अगर ये 1 से लेस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो भी 0। क्यों? क्योंकि 0.5 और ये आपका 0.5 से लेस आएगा, तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा 0। इस तरह से करते करते आपका 0 चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा, तो आपका 1/2 यहाँ तक चलेगा, 1/2 प्लस 49/100 तक चलेगा। ठीक है, 49/100 तक चलेगा। उसके बाद 1/2 प्लस 50/100 आएगा जैसे ही, तो 50/100 मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मतलब कि 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपका ये जो 49 टर्म है, ये आपका जो 49 टर्म्स है, 49 टर्म्स, वो क्या आएगा, 0 आएगा।
मैं अगर n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 49 तक डालो तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आएगा। तो 49 टर्म तक तो 0 आएगा। जैसे ही हम 50 डालेंगे तो ये आएगा आपका 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 51/100 जाएंगे तो ये आपका 1/2 से ज़्यादा देगा, मतलब इसकी पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा देगी। 1 से ज़्यादा जब देगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक आपका आउटपुट 1 देगा? तो ये आपका आउटपुट 1 देगा 1/2 प्लस 149/100। यहाँ तक आपका क्या देगा? यहाँ तक आपका 1 देगा। बात समझ में आ रहा है? तो 50 से लेकर 149 तक आपका कितना दिया? आपका 50 से लेकर 149 तक आपका कितना वैल्यू दे रहा है? तो इतना दे रहा है, 1/1 दे रहा है वैल्यू। मतलब कि आप देखिए 1 से लेके 149 तक टोटल ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 1 से लेके 149 तक टोटल आपके 149 टर्म है, जिसमें से शुरुआत का 49 टर्म क्या दे दिया? 0 दे दिया। तो अगर 49 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा क्या आपका? 100, मतलब कि 100 टर्म्स क्या देगा आपको? 1 देगा। ठीक है ना? ये 1 देगा ना आपका 100 टर्म। अब जैसे ही इस पर आएंगे, इस पर, तो ये कितना देगा? तो देखिए ये तो आपका 1/2 होगा, और 1/150 मतलब कि 3/2, और 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा आपका 2 देगा, और ये आपका 2 से बड़ा हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 2 देगा। बात समझ में आया? तो देखिए आपका 49 टर्म्स क्या दे रहा है? 0। 100 टर्म्स क्या दे रहा है? 1। तो 1 को अगर 100 टर्म्स तक अगर ऐड करेंगे तो 100 आएगा, और ये 2 टर्म क्या दे रहा है? 2 और 2 दे रहा है, तो 2 2 क्या होगा? 4 होगा। तो 100 प्लस 4 इक्वल टू 104, एंड यही आपका आंसर है। आपको बस थोड़ा सा विजुअलाइज करना था इसको ओपन करके। आपको देखिए यहाँ पर n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 से लेके 151 तक है, और ये आपका समेशन का साइन है, ये आपका सम का साइन है। तो 1 2 3 करके आपको 151 तक लिख देना है। अब थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि किसकी वैल्यू 1 के आसपास आएगी, किसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में आएगी। थोड़ा सा विजुअलाइज करना, आपको सबको नहीं लेके चलना है। यहाँ से पता चल गया कि आपका ये जो है 0 से 1 के बीच में होगा, तो सबका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 14 यहाँ तक 0 आ रहा है। यहाँ पता चला कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो मतलब यहाँ तो 1 आएगा ही, इसके आगे भी 1 आएगा। अब यहाँ पर पता चला कि 2 आ रहा है, मतलब कि इसके पहले तक आपका क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा। अब टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 149 टर्म्स है। 149 में से 49 टर्म्स 0 है, तो कितने टर्म्स 1 है? 100 टर्म्स 1 है। तो 100 टर्म्स 1 को अगर 100 टाइम्स 100 बार अगर ऐड करेंगे तो 100 आएगा। अब ये 2 + 2 4, तो 100 + 4 इक्वल टू 104, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। जनरली स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस तरह का एक्सप्रेशन देखकर। इस तरह का जब थोड़ा सा भारी भरकम एक्सप्रेशन देखते हैं तो स्टूडेंट थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करता हूं कि कभी भी अगर बड़े टाइप का क्वेश्चन देखें ना तो वहां पर और ज़्यादा खुश हो जाए, क्योंकि बड़े टाइप का क्वेश्चन को जब थोड़ा आप ओपन करके देखिएगा तो हमेशा छोटा ही उसका आंसर आता है। बस वो स्टूडेंट को थोड़ा सा डराने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है? अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन डरावना नहीं होता है, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस है तो यहाँ तो आपको प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसको आंसर लिखिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, Sn इक्वल टू k बराबर 1 to n k फैक्टोरियल। ठीक है? देन समेशन ऑफ n इक्वल टू 6 to 10 Sn माइनस ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Sn अपॉन 6, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है? देखने में थोड़ा डरावना ये भी लग रहा है
कि समेसन ऑफ n इक्वल टू 6 से 10 तक आपको ऐड करना है और आपका ये आपका एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि ये जो मेरे को दिया हुआ है एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। Sn इक्वल टू समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 to n k फैक्टोरियल, ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो ये आएगा Sn इक्वल टू, अगर हम ये समेसन है, ये k फैक्टोरियल है, k की वैल्यू 1 से लेके n तक गया है, मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, कहाँ तक गया आपका, n फैक्टोरियल तक गया है। बात समझ में आ रहा है। आपका ये Sn है, ये आपका k फैक्टोरियल है, k की वैल्यू 1 से लेके n तक गया है और ये आपका समेसन का साइन है। मतलब कि इसको ओपन करेंगे तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 4 फैक्टोरियल जो रहेगा 4 फैक्टोरियल में भी 6 रहेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल को क्या करते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखते हैं, तो यहाँ पर आपका 6 आएगा। 5 फैक्टोरियल कीजिएगा तो उसमें भी 6 होगा, ठीक है ना, उसमें भी 6 होगा। तो यहाँ के आगे आप जितने भी सारे टर्म्स जाइएगा सब में आपका 6 होंगे कि नहीं। 3 फैक्टोरियल में 6 होगा, 4 फैक्टोरियल में भी 2 इंटू 3 होगा तो 6 होगा, 5 फैक्टोरियल में भी 2 इंटू 3 होगा तो वहाँ पर भी 6 होगा। आगे जितने भी आगे जाएंगे सब में आपके 6 रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 3 फैक्टोरियल को कॉमन कर लेते हैं। आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमें जो निकालना है उसमें 6 ये आपका डिनोमिनेटर में दिख रहा है। मतलब कि हमारा भी कुछ काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे 6 का कुछ लॉजिक निकल सके। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लिए। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम 6 को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से तो 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या बचेगा 1, ये बीच कॉमन है। यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ इंटीजर बचेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आपका इंटीजर बचेगा, आगे भी कुछ ना कुछ इंटीजर बचेगा, आगे भी कुछ ना कुछ इंटीजर बचेगा, और सारे इंटीजर को जब सम कर देंगे तो भी आपका कुछ ना कुछ इंटीजर ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ से हम 3 फैक्टोरियल को कॉमन कर लें तो अंदर में कुछ कुछ टर्म बचेंगे, और सारे टर्म्स कैसे रहेंगे, इंटीजर रहेंगे। इंटीजर का सम कर देंगे तो क्या आएगा, वो भी एक आपका इंटीजर ही आ जाएगा। तो उस इंटीजर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, Sn इक्वल टू 1 + 2 = 3। अब ये क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और ये आपका m हो गया। m आपका क्या है, m कोई इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका Sn की वैल्यू क्या आ गया, Sn की वैल्यू आ गया 3 + 6m आ गया। बात समझ में आ गया। Sn की वैल्यू क्या आ गया, 3 + 6m आ गया। अब हम क्या करते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। हमने 6 कॉमन करने का क्यों सोचा, क्योंकि हमें 6 वहाँ पर डिनोमिनेटर में दिख रहा था। तो इसके आगे सम में 6 होगा, क्योंकि सम में 3 फैक्टोरियल इन्वॉल्व है। तो 6 को मैंने कॉमन किया तो अंदर में कुछ ना कुछ टर्म्स बचेगा, जो भी टर्म्स बचेगा वो सारे के सारे इंटीजर बचेंगे। इंटीजर को ऐड करेंगे तो भी इंटीजर ही रहेगा, तो उसको इंटीजर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, Sn 3 + 6m। बात समझ में आया। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, अभी हम सम पर नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ इस पर जा रहे हैं। Sn इक्वल टू Sn ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ Sn अपॉन 6। ठीक है ना। Sn आपका क्या है, Sn आपका 3 + 6m, 3 + 6m माइनस का 3 + 6m अपॉन 6। बात समझ में आया। इसको कीजिएगा ओपन तो क्या आएगा, 3 + 6m, अब ये आ जाएगा 1/2 और प्लस का m। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर कोई गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर आपका 6 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्योंकि कुछ कैंसिल भी तो होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए ये आपका 6 है, तो 3 + 6m माइनस 6 × 1/2 और माइनस का 6m। क्यों, क्योंकि m आपका इंटीजर है तो हमने ग्रेटेस्ट से बाहर निकाल दिया, तो माइनस का 6m। ये ऐसे ये कैंसिल आउट हो गया। 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, तो 0 होता है तो ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास, 3 बचा। बात समझ में आया। अब आपके पास जब 3 बचा, अब आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन 3 बचा, तो आपको निकालना क्या है, समेसन ऑफ n इक्वल टू 6 से 10 और इसका 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 6 भी रखिए तो 3 आएगा, n इक्वल टू 6 भी रखिए तो 3, 7 भी रखिए तो 3, 8 भी रखिए तो 3, 9 भी रखिए तो 3 और 10 भी रखिए तो 3, क्योंकि n इक्वल टू 6 से लेकर 10 तक जाना है। तो हम 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए रखेंगे ना 3, क्योंकि 3 तो हमारा कांस्टेंट आ रहा है। 3, 3, 3, 3, 3। अब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, तो सबको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका 15, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखने में आपको कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए तो कितना ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, और जेई एडवांस में या जेई मेंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो देखने में थोड़ा सा डरावना जैसा लगता है।
लगता है, लेकिन एक्चुअली में उसका विजुअलाइजेशन करने के बाद उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एरिया। अब देखिए, फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आपका ये दिया हुआ है। दिस x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये आपका कोई दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है। अब बोला इस कर्व से जो आपका एरिया बाउंड होता है, उसका जो आपका एरिया बाउंड होता है उसका आप एरिया फाइंड करके बताइए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको दिया हुआ x आपका पॉजिटिव है, y आपका पॉजिटिव है। सबसे पहली बात कि ये भी आपका इंटीजर देगा, ये भी आपका इंटीजर देगा। क्यों? क्योंकि है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। बात समझ में आ रहा है? ये भी आपको देगा इंटीजर और ये भी देगा आपको इंटीजर। इतना बात तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या देगा? या तो 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा या 3 देगा, ऐसा ही देगा। क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही देना है। ठीक है, और आपका दोनों का सम करने के बाद 3 भी आना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो इसकी वैल्यू 1 देगा, या तो इसकी वैल्यू 2 देगा, या 2 देगा, या आपका 3 देगा। अगर इसकी वैल्यू 0 देगा तो इसकी वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 3। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 2। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू क्या देना पड़ेगा? 1। और अगर 3 है तो आपको ये देना पड़ेगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों का सम करने के बाद आपका 3 भी तो आना चाहिए। दोनों का सम करने के बाद 3 भी आना चाहिए। x और y आपका पॉजिटिव है तो इसलिए जो आपका आउटपुट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। प्लस आपका जो ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो जो आउटपुट आएगा वो भी इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3। अगर 0 आएगा तो 3 आएगा, 1 आएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा तो 1 आएगा, 3 आएगा तो 0 आएगा। इतना ही सारा पॉसिबिलिटी हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इतना से ज़्यादा आपका नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सम होने के बाद 3 भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके डील करेंगे। अगर ध्यान से समझिएगा, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है? केस फर्स्ट बोल रहा है ये वाला कि x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू क्या हो? आपका 3 हो। बात समझ में आ रहा है? अगर x की वैल्यू 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? 0 से लेकर 1 तक आएगा। और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो 3 से लेकर 4 तक आएगा ना। ये तो समझ में आ रहा होगा। केस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 हो, ये वाला 1 हो, और y की वैल्यू 2 हो। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगा? 1 से लेकर 2 तक। अब अगर इसकी वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगा? 2 से लेकर 3 तक। बात समझ में आ रहा है? अब आ जाइए केस थर्ड में। केस थर्ड क्या देगा आपका? केस थर्ड है आपका कि x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 1 हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y की वैल्यू 1 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? 2 से 3, और इसकी वैल्यू क्या आएगा? y की वैल्यू 1 से 2। बात समझ में आ रहा है? अब आइए 4 क्या होगा? 4 आपका हो जाएगा, यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। 4 हो जाएगा, केस 4 हो जाएगा आपका, केस 4 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 हो और y की वैल्यू 0 हो। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 से लेकर 4 तक। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। यही हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया?
मतलब कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है, अगर आपका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है दोनों में, तो दोनों का सम करने के बाद 3 आएगा। इसका मतलब कि ये 0, ये 3, ये 1, ये 2, ये 2, ये 1, ये 3, ये 0, इतने सारे केस आएंगे। अगर ये 0 और ये 3 आएगा तो वहाँ से x की वैल्यू ये आएगा, अगर ये आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा, यहाँ से x की वैल्यू ये आएगा। इस तरह के मैंने सारे केसेस लिख लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। हम क्या ले जाते हैं, हम 4 तक ले जाते हैं। ये आपका 1 2 3 4, इधर में आपका 1 2 3 और ये आपका हो गया 4। बात समझ आ रहा है? अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, हम पहला केस लिख रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 3 से 4 के बीच में, मतलब ये वाला डब्बा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू 3 से 4 के बीच में। बात समझ में आ रहा है? दूसरा केस, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, मतलब यहाँ पर होना चाहिए, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 2 पर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में हो, अगर x की वैल्यू आपका 2 से 3 के बीच में हो तो y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में है तो y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो इस तरह से डब्बा बना। अब इस डब्बा का एरिया क्या होगा आप ही बताइए। इसका लेंथ भी 1 और ब्रेथ भी 1, बना आपका क्या, रेक्टेंगल। ये आपका, ये भी एक आपका रेक्टेंगल बना, ये भी आपका रेक्टेंगल बना और ये भी आपका एक रेक्टेंगल बना। बात समझ में आया? तो इसकी एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? ये भी 1, ये भी 1, 1 × 1 1, इसका कितना, ये भी 1, इसका कितना, ये भी 1 और इसका कितना, ये भी 1। तो टोटल एरिया कितना बना आपका, तो टोटल एरिया बना 1 + 1 + 1 + 1 = 4 यूनिट। ये आपके आंसर बने। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y = 3 है, अब अगर आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव है तो इतने सारे केसेस बने और यहाँ से एरिया क्या बना आपका, 4 बना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 3 है तो केस कितना बन रहा है, 4, और 4 केस बन रहा है तो 4 आपके डब्बा बन रहा है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर आ गया आपका 4। अगर इसी क्वेश्चन को, अगर आपको इसी क्वेश्चन को, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई, कैसे आया वो भी मैंने समझा दिया। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम 3 ना लिख के अगर हम 101 लिखते, 101 लिख दे, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। तो अब 101 आया तो हम तो इतना केसेस नहीं लेके चल सकते हैं, हम तो इतना केसेस नहीं बना सकते हैं ना। इतना केसेस बनाना आसान होता है क्या? ये 4 केसेस बनाने में ही और इसको करने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब थोड़ा टाइम लग गया। अगर 101 है तो क्या हम इतना केसेस बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। लेकिन पैटर्न बिल्कुल इसके जैसा ही है, बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो अगर यहाँ पर 3 था तो 4 केसेस बना और 4 केस है तो 4 आंसर आया। तो अगर यहाँ पर 101 है तो कितने केसेस बनेंगे, 102 केसेस बनेंगे। अब 102 केसेस बनेंगे तो उसका एरिया कितना होगा, 102 यूनिट होगा। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपका 101 दे या 2020 दे दे। अगर 2020 अभी चल रहा है तो इसी क्वेश्चन को 2020 लिख दे तो आपका क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 2021 आ जाएगा। मतलब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आ रहा है। ये है आपका इस क्वेश्चन का लॉजिक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपका केस देखना है, केस से x की वैल्यू देखना है, x की वैल्यू देख के थोड़ा सा प्लॉट कर लेना है, वहाँ से आपको आइडिया मिल गया, ठीक है। अगर इसी टाइप का अगर बहुत ज़्यादा नंबर रहे, अगर बहुत ज़्यादा नंबर रहे तो क्या करेंगे, तो हम छोटे नंबर से मुझे जो आइडिया मिला है उससे मुझे ये पता चला है कि जितना इसकी वैल्यू रहेगा उसको एक ज़्यादा ऐड कर दीजिए। कब, जब आपका x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तब अगर निगेटिव हो गया गलती से तो फिर उसका कुछ अलग ही कहानी बनेगा, तो उसका फिर अलग से देखा जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3 था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था आपका 3 था, ठीक है।
अगर और ज़्यादा नंबर दे दे तो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ 2x लेस देन 3। ठीक है, एक बक्से के अंदर दूसरा भी बक्सा लगा हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या है आपका, वो लेस देन 3 है। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं तो आपका क्या है, ये आपका है एक इंटीजर। ध्यान से समझिएगा, ये जो डब्बा है ये अपने आप में क्या है, इंटीजर। ठीक है, और उसके आगे ये वाला क्या है, इंटीजर। तो x प्लस इंटीजर अगर आपका है तो आप इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्लस ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर 2x दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट 2 को तो बाहर निकाल नहीं सकते। ये मैंने आपको मना किया था, कि कभी भी आप इसको 2x को आप डायरेक्ट आप ऐसे 2 × x नहीं लिख सकते। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर जब नहीं लिख सकते हैं तो फिर एक ही सहारा है कि x के ऊपर क्या लिखो, i प्लस f लिखो। हम x के ऊपर क्या लिख सकते हैं, i प्लस f लिख सकते हैं। अगर x के ऊपर i प्लस f लिखेंगे तो ये हो गया आपका i प्लस f, और ये हो गया आपका 2i प्लस 2f, सॉरी f कैपिटल लिखिए, f ये हो गया आपका लेस देन 3। ठीक है ना। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये वाला इंटीजर है, तो इंटीजर को तो बाहर निकाल दिए, और ये हो गया आपका f। बात समझ में आया, ये हो गया आपका f। या इसको i प्लस एफ तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों i प्लस एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या आएगा, i ही आएगा, क्योंकि इंटीजर है ना, इसका आउटपुट क्या आएगा, i आएगा। ये जो है आपका 2x है, तो इसके अंदर में i प्लस एफ लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x नहीं है, i प्लस एफ है। बात समझ में आ रहा है। तो यह हो गया आपका i, और ये हो गया आपका 2i, और 2i जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर निकल सकता है, तो ये हो गया 2i प्लस का 2f लेस देन 3। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 3i ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f लेस देन 3 आ गया। बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको सोचना है, ये थोड़ा सा यहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कि ये तो x है ना, तो ये तो x है, तो x का तो आउटपुट i ही आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पर 2x है तो 2 × i प्लस एफ लिखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम 2 को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। 2 को जब डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं तो 2 × i प्लस एफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 2i आया, 2i एक आपका इंटीजर है, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया 2i को, 2f आपका अंदर रह गया। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा बना, 3i प्लस का 2f लेस देन 3। अब जाके लोचा यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक तो आपने बड़ा आसान से कर दिया। अब देखिए, अब इतना तो आपको पता है। अभी मैं इसको यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा f के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। f की वैल्यू पता है कि आपका 0 से 1 के बीच में होता है, यस या नो। अगर f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो 2f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 के बीच में हो जाएगा। अगर 2f की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर 2f की वैल्यू 0 से 2 होगा तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f कितना हो जाएगा। तो 0 से 2 के बीच में 2 इंटीजर होता है, एक होता है 0 और एक होता है 1।
ठीक है ना। अगर f की वैल्यू 0 से 1 होगा तो 2f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 तक होगा। अगर 2f की वैल्यू 0 से 2 तक होगा तो इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, इसके बीच में एक इंटीजर 0 है और एक इंटीजर 1 है, मतलब कि 2f की वैल्यू 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बना कि 2f की वैल्यू 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो अब यहाँ से हम एक केस लेके चल रहे हैं कि 2f की वैल्यू क्या हो, 0 हो। केस फर्स्ट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f की वैल्यू क्या हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f की वैल्यू अगर 0 है, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 2f की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये जो आपका एक इक्वेशन स्टार बना हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगा, 3i लेस देन 3, यही आएगा ना, i लेस देन 1। बात समझ में आ रहा है। i लेस देन 1 मतलब क्या आ गया, आई जो है मतलब इंटीजर जो है 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, यही सब होगा। मतलब आई कैसा होना चाहिए, तो नन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बात समझ में आया। आपका यहाँ से क्या होगा, आई आपका कैसा होना चाहिए, नन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अगर आपका आई नन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तब यहाँ से आप देख लीजिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा देखिए अच्छे से क्या होगा। अच्छा अब ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए हमें तो फाइनली x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हमारा तो एम क्या है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर 2f की वैल्यू 0 है, अगर 2f की वैल्यू 0 है, 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो 2f क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में होगा ना। अब अगर 0 से 1 होगा तो f कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 से लेकर 1/2 तक होगा, यही होगा, 0 से लेकर 1/2 तक होगा। मतलब f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1/2 तक है। बात समझ में आ रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आपको x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, i प्लस f चाहिए। तो हम दोनों तरफ i को ऐड कर दे रहे हैं सब में, i प्लस एफ लेस देन i प्लस 1/2। i प्लस एफ क्या हो गया, ये तो हो गया आपका x हो गया, और ये i क्या दे दिया, i इंटीजर है ना, तो मान लिया n है, और ये हो गया आपका n प्लस 1/2। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, n बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू n से लेकर n प्लस 1/2 तक। बात समझ में आया। ये चीज़ तो आपका ये हो गया। दूसरा बात, अगर 2f की वैल्यू 1 हो, अगर आपका 2f की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, अगर आपका 2f की वैल्यू 1 हो, केस 2 आइए, केस 2 क्या है, 2f की वैल्यू अगर 1 हो, अगर 2f की वैल्यू 1 होगा तो 2f की वैल्यू 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा तो हम अगर स्टार में रखेंगे, पुट इन अ स्टार, पुट इन अ स्टार, अगर स्टार में हम पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3i प्लस का 1 लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3i लेस देन 2, i इज लेस देन 2/3, 2/3 से i की वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो 2/3 से जो छोटा होगा तो वो क्या होगा, 2/3 से छोटा होगा तो आपका 0 -1 -2 ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ से भी i की वैल्यू क्या आना चाहिए, नन पॉजिटिव आना चाहिए, नन पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, अब 2f की वैल्यू 1 है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f 1 है तो 2f क्या होगा, 2f आपका हो जाएगा, 2f हो जाएगा आपका 1 से 2 के बीच में हो जाएगा। अब अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो f क्या हो जाएगा, f आपका 1/2 से 1 के बीच में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू अगर आपका 1/2 से 1 के बीच में हो रहा है, 1/2 से लेके 1 के बीच में हो रहा है, आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए, i प्लस एफ चाहिए। तो हम i सब में ऐड करेंगे, तो ये हो गया i प्लस एफ, और ये हो गया 1 प्लस i हो गया। बात समझ में आ रहा है।
अब आई को हम क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, 1/, क्योंकि इंटीजर ये, और ये हो गया आपका x लेस देन n प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आ गया n प्लस 1/2 से n प्लस 1। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए गौर से, तो जो हमारा आंसर आया ये तो हमारा केस 1 से ये आंसर आया, केस 2 से हमारा ये आंसर आया, और 2f की वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। मतलब कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर कैसा होगा, ये दोनों का यूनियन होगा। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों का यूनियन होगा। मैं इसको कहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। इस चीज़ को मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, ये वाला मैं पोर्शन को हटा रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये दोनों का यूनियन आना चाहिए आंसर में आपका। तो आंसर में अगर दोनों का यूनियन आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये केस 1 है केस 2 है, तो x इज एलिमेंट ऑफ, ये आ जाएगा n से लेके n प्लस 1/2 यूनियन n प्लस 1/2 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, n प्लस 1 तक। ये दिख रहा है, ये दोनों एक ही साथ है, ये n प्लस 1/2 है, n प्लस 1/2 है, यहाँ पर ओपन है यहाँ पर क्लोज है। मतलब कि क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, n से लेके n प्लस 1 तक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए n आपका कैसा है, n बोले तो इंटीजर, इंटीजर कैसा है, तो नन पॉजिटिव है, ये नन पॉजिटिव है, नन पॉजिटिव है, दोनों नन पॉजिटिव है। इसका कहने का मतलब क्या है, 0 -1 -2 ऐसे करके है, तो ठीक है। तो अगर नन पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, तो इसके नेगेटिव में कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ये जा सकता है आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये माइनस का इन्फिनिटी तक जा सकता है, मतलब मिनिमम आपका -20 तक जा सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम n की वैल्यू 0 रख दें तो आपका जाएगा 0 + 1 1 तक जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब हम आपको 0 से स्टार्ट करके हम इस लेवल तक आपको ले आए जहाँ पर मतलब कि 99% स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सोल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं ना, प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत ज़रूरी है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है ना। f की वैल्यू 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने कुछ किया थोड़े ना, यहाँ से इसको वैल्यू देखा, फिर यहाँ से मुझे पता चला कि 2f की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो एक बार मैं 0 मान के चला, एक बार मैं 1 मान के चला। जब 0 मान के चला तो i की वैल्यू नन पॉजिटिव इंटीजर आ गई, ठीक है। f की वैल्यू यहाँ से 0 से 1/2 की वैल्यू आ रही है, हमको x की वैल्यू चाहिए, i हमने ऐड कर दिया, i के यहाँ पर n लिख दिया, क्योंकि n थोड़ा लिखना आसान मतलब देखने में सही लगता है, और ये ट्रेडिशनल भी है। तो x क्या हो गया, यहाँ हो गया। फिर अगर यहाँ पर पुट किया तो ऐसा आया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो आपका n से n प्लस 1 तक आ गया। मिनिमम आपका कुछ भी हो सकता है नेगेटिव में, मैक्सिमम आपका ज़्यादा 0 हो सकता है। तो ज़्यादा 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब -∞ से कितना आएगा, 1 तक आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आज का शायद वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, 4 होगा ना, 4 ही है क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। y इक्वल टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना है आपका, पॉसिबल वैल्यू मतलब जितने तरह का इसके पॉसिबल वैल्यू आ सकते हैं उन सारे को आपको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखिए कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले तो हम इसको डील करते हैं, तो सबसे पहले इसको डील करते हैं, तो ये वाला लेके चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 2x माइनस का 1 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इंटीजर को हटा दीजिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, तो आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 18, यही हो जाएगा। अगर ये ऐसा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2x, इसको आप इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और ये हो जाएगा माइनस का 17, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x को हम i प्लस एफ लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस एफ और x को अगर ये x है तो अगर x है तो इसका तो आपका ग्रेटेस्ट क्या आएगा i आएगा, ठीक है। यहाँ पर x है तो i आ रहा है, यहाँ पर 2x है ना, इसलिए मुझे i प्लस एफ इंटू 2 लिखना पड़ा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 2 को हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि सर आप जब x को i लिख रहे हैं तो इसका भी तो आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो इसको क्यों नहीं आप i लिख रहे हैं। नहीं, हम x को i प्लस एफ लिख रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट i आएगा, ना कि 2x का आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका 3i माइनस का 17। अब देखिए यहाँ से 2i आपका बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 2i आपका क्या है, 2i आपका जो है एक इंटीजर है, तो 2i तो बाहर निकल गया, अंदर में क्या बचा 2f माइनस का 3i इक्वल टू माइनस का 17। बात समझ में आ रहा है, क्या हो गया आपका, ये आपका ऐसा हो गया। अब देखिए 2i माइनस का 3i, 2i माइनस का 3i, माइनस का i, फिर i को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा 2f इक्वल टू, यहाँ से माइनस आया इधर आया तो i माइनस 17। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह दो केसेस बनेंगे। एक केसेस क्या बनेगा कि देखिए आपका f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से 1 तक। अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक होगा तो 2f की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 2 तक। अगर 2f की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, एक तो आपका 0 आ जाएगा, एक आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 2f की वैल्यू अगर 0 से 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा। अब फिर से हम दो केसेस मान के चलेंगे। एक केसेस मान के चल रहे हैं कि केस फर्स्ट मान के चल रहे हैं कि 2f की वैल्यू कितना है आपका 0 है। बात समझ में आ रहा है। अगर 2f की वैल्यू 0 है, अगर 2f की वैल्यू 0 है, ध्यान से समझिएगा, तो 2f की वैल्यू 0 मतलब 2f मतलब डब्बा ऑफ 2f की वैल्यू 0, तो 2f की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 से 1। अगर ये तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 से 1/2। ये तो बात ये हो गई। अब देखिए अगर 2f की वैल्यू 0 है, अगर 2f की वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2f की वैल्यू मैं 0 यहाँ पुट कर रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली यही इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके इसको ये बनाया है, ठीक है। तो 2f की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू i माइनस 17। यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। i की वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। हमें तो चाहिए x और x की वैल्यू होता है i प्लस एफ, ठीक है। i तो हमारा 17 है, f कितना है 0 से 1/2 है, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, x की वैल्यू हमारा 17 से लेके 17.5 तक होगा, ठीक है ना, 17.5 तक होगा। अरे 1.2 को 0.5 नहीं लिख सकते हैं क्या, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17 से लेके 17.5 तक आएगा। तो ये तो हो गया हमारा x का वैल्यू। अगर हमारा ये x का वैल्यू हो गया, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारा अभी हम केस फर्स्ट में ही चल रहे हैं, अब अगर हमारा ये x का वैल्यू हो गया तो फिर y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा, देखिए अगर हम y इक्वल टू ये लिखते हैं, y इक्वल टू आपका क्या है 2x माइनस 1। आप इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, हम इससे निकाल लेते हैं, क्यों ज़्यादा परेशान हो, इससे निकाल लेते हैं, ठीक है 3, अच्छा इसी से निकाल लीजिए 2x माइनस का 6, 2x माइनस का 1। बात समझ में आ रहा है ना, ये हो गया। अब देखिए अगर तो यहां से क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट जब 2x माइनस का 1 आ जाएगा, यस या नो। अगर यहां से 2x माइनस का 1 आ गया
2x माइनस 1। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से दीजिएगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 17 से लेके 17.5 तक है। अगर 17 से लेके 17.5 तक है, ध्यान दीजिएगा, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 2x की वैल्यू हो जाएगा 17 दूनी 34, 34 से लेकर ये कितना हो जाएगा 35 तक। और 34 से 35 के बीच का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें तो क्या हो जाएगा आपका 34 माइनस का 1 इक्वल टू 33। स्टूडेंट थोड़ा सा आपको दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा इतना अच्छा क्वेश्चन कराने का। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर चीज़ को लिखना भी मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका हमारे पास जो स्पेस है वो सफीस मतलब कि एक लिमिटेड है। तो अगर x की वैल्यू 17 से 17.5 है तो 2x की वैल्यू कितना होगा, 34 से लेके 35 तक, दो मल्टीप्लाई करेंगे 35 तक। अब 34 से 35 के बीच का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो उसका कितना आएगा 34, तो ये हो गया 34 और माइनस का 1 ये था, तो ये y की वैल्यू आ गया कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया आपका 30 का 3 आ गया। बात समझ में आ रहा है, ये y की वैल्यू कितना आ गया 30 का 3 आ गया। अब देखिए, तो ये तो मैंने x और y की वैल्यू निकाला है, ये तो मैंने अभी x और y की वैल्यू निकाला है कि x की ये होगा ये y की होगा। एक्चुअली में आपका मतलब ये तो x और y के, आपको निकालना क्या है 3x प्लस y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 3x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगा, ध्यान से दीजिएगा, तो x हो गया ये y हो गया। अब मुझे निकालना क्या, अभी मैं केस फर्स्ट चल रहा हूँ, तो केस फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे निकालना क्या है, तो 3x प्लस y की वैल्यू निकालना है, 3x प्लस y की वैल्यू निकालना है। अब देखिए 3x y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 33, तो 33 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 3x प्लस का 33। बात समझना। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए ध्यान से समझिए, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x का वैल्यू है 17 से लेके 17.5 तक, तो 3x के वैल्यू कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 51, अभी हो गया 52.5 तक आएगा। अब आप ही बताइए कि अगर 3x की वैल्यू 51 से 52.5 तक है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा या तो 51 आएगा या फिर 52 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अगर 3x की वैल्यू 51 से 52.5 तक है तो इसमें दो इंटीजर आ रहा है, एक तो 51 क्योंकि इंक्लूडेड है, अब एक आएगा 52, तो आपका 3x प्लस 33 कितना हो जाएगा, 3x प्लस 33 की वैल्यू भी 2 होगा, एक तो 51 प्लस का 33, अब एक 52 प्लस का 33, तो यहाँ दोनों से आंसर क्या आएगा, एक से आंसर आएगा आपका 84 और दूसरा से आएगा आपका 85, तो यहाँ से एक आंसर आया आपका 84 और दूसरा आया आपका आंसर 85। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एक आंसर क्या आया आपका 84 आया और दूसरा आंसर आया आपका 85 आया। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका दो आंसर आया 84 और 85। कब, जब आपका 2f की वैल्यू आपने 0 लिया है तब। बात समझ में आ गया। अगर हम 2f की वैल्यू 1 ले लें, क्योंकि 1 भी तो हो सकता है, 2f की वैल्यू 0 या 1 तो 1 भी तो हो सकता है, अगर 1 ले लें तो क्या होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ केस 2 में। केस 2 में मैं यहीं से डिलीट करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हम x निकाले, x के बाद हमने y निकाला, y निकालने के बाद मुझे फाइनली हमको निकालना क्या था, 3x प्लस वाई निकालना था। तो 3x प्लस वाई निकालना था, y तो आपका इंटीजर है तो y को मैंने बाहर निकाल दिया 3x से। तो x की वैल्यू जब 17 से 17.5 है तो 3x की वैल्यू 51 से 52.5 होगा, तो इसके बीच में दो इंटीजर आएगा, एक तो 51 एक 52 आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक 51 होगा एक 52 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस का 33 कितना होगा, तो 51 प्लस 33 52 प्लस 33 मतलब 84 और 85 आएगा। बात समझ में आ रहा है, 84 और 85 आएगा। अब आइए, अगर आपका केस 2 हो, मतलब 2f की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, आपका एक आंसर 84 85 याद रखिएगा। ठीक है, एक आंसर क्या है आपका 84 और 85। अब देखिए केस 2, केस 2 अगर आपका 2f की वैल्यू 1 आ जाए। अब देखिए, अगर 2f की वैल्यू 1 होगा, अगर 2f ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f की वैल्यू 1, तो यहाँ से 2f की वैल्यू क्या आएगा 1 से 2 आएगा। अब अगर ये 1 से 2 आएगा तो f का वैल्यू क्या आएगा 1/2 से लेकर 1 तक होगा। अब देखिए, अगर 2f की वैल्यू 1 है तो अगर हम इसको स्टार में पुट करें, क्योंकि मेनली तो हम यहीं पर काम कर रहे हैं ना, तो 1
इक्वल टू आई माइनस 17, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गया, आई की वैल्यू आ गया 18, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली मुझे देखिए एफ का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एफ की वैल्यू है ठीक है ना। तो यहाँ से f का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1/2 से लेकर 1 तक है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, i प्लस एफ चाहिए, तो i प्लस एफ चाहिए, तो i प्लस एफ, तो i सब में ऐड कर दीजिए i, तो i कितना है आपका 18 है ना, अच्छा i ऐड कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका i प्लस एफ हो जाएगा। तो i प्लस एफ हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितना है आपका, i की वैल्यू है आपका 18, ठीक है ना। i की वैल्यू आपका कितना है 18 है, तो ये तो आपका x हो गया, तो i की वैल्यू 18 है, ये तो आपका x हो गया, और i की वैल्यू कितना है 18, तो मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, x की वैल्यू हो गया 18.5, ये वैल्यू 18 है ना, तो 18.5 से लेकर 19 तक हो गया। बात समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कहाँ से हो गया 18.5 से लेकर 19 हो गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू किसी एक में डाल के निकाल लीजिए। चलिए इस बार मैं दूसरे वाले में निकाल लेता हूँ, 3 माइनस का 6, ठीक है ना। तो 3 माइनस का 6, इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 माइनस का 18 कर सकते हैं ना। अब देखिए x की वैल्यू 18.5 से 19 के बीच में हो, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 18 आएगा, तो 18 आएगा, तो 3 इंटू 18 माइनस का 18 कितना हो जाएगा 36। बात समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा आपका 36 होगा। तो ये हो गया आपका y की वैल्यू। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है 3x प्लस वाई की वैल्यू, 3x प्लस वाई की वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, y आपका कितना है, y तो आपका 36 है, मतलब 3x प्लस का 36, मतलब यहाँ से क्या आएगा आपका 3x प्लस का 36। अब फिर से देखिए x कहाँ से कहाँ तक है आपका, x से आपका 18.5 से लेकर 19 तक है, तो 3x कितना हो जाएगा, ये होगा 18, 36, 38, 54, ये होगा 54, 55.5, और ये कितना हो गया 57, ठीक है ना, 57 हो जाएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 हो जाएगा, एक तो आपका 55 से बड़ा, मतलब एक तो आपका यहाँ पर ओपन होगा ना जी, ये आपका ओपन होगा, तो ये भी आपका ओपन होगा। तो देखिए 55.5 से अगर 57 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसको या तो 55 आएगा या फिर 56 आएगा। तो अगर मैं 3x प्लस का 36 करना रहे तो उसका 2 वैल्यू आएगा, एक तो 55 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 55 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 5 3 8 9 91, और एक क्या हो जाएगा 56 प्लस का 36 कितना हो जाएगा 90 का 2। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आया 91 92, और पहले वाले से कितना आंसर आ रहा था 84 और 85। तो टोटल हमारा कितना आंसर हुआ, टोटल हमारा आंसर हुआ 84 85 91 92। बात समझ में आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा कंसेप्चुअल है और कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, दिमाग का दही निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हल्का हल्का क्वेश्चन करने से और खुश रहने से क्या फ़ायदा, ठीक है। खुश अगर रहना है तो आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लेवल तक तो कभी पूछ ही नहीं सकता है जेईई एडवांस में। करना क्या है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को पहली बार अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो बेशक उनको 80% तक आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका रियल थीम पता चल जाएगा कि एक्चुअली में किया क्या जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर मिला दिया जाए तो अभी तक हमने 5 क्लास दे दिया हूँ, ठीक है। 5 क्लास, हर क्लास आपका 1 घंटा का, और वो भी आपका मतलब कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो समझ सकते हैं कि ये 5 घंटे का क्लास एक्चुअल में अगर आपको क्लास में बताया जाए तो ये 10 घंटे का क्लास है, ठीक है। और 10 घंटे को क्लास अगर पर डे अगर 1 घंटा क्लास चलता है तो 10 दिन में आपको ये चीज़ खत्म हो रहा है, ठीक है।
तो इसलिए जनरली लोग मतलब इतना डीप में जाने से लोग बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मतलब बनाना चाहिए। अगर बनाएंगे तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने कितना क्वेश्चन करा दिया आज के लिए? 4 क्वेश्चन करा दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर इसको एंड कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत कुछ बन सकते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं वही करा रहा हूँ जो जिससे कि आपको मतलब कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मोर एंड लेस मैं सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ, इससे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंजीनियर में आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं जब फंक्शन पढ़ाऊँगा या कुछ भी पढ़ाऊँगा, वहाँ पर जिस तरह का भी कुछ क्वेश्चन का टर्म यूज करूँगा आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। कल से अब हमारा ग्रेटेस्ट इंजीनियर और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ये वाला ख़त्म हो गया। अब मैं कल जो है ग्राफ पढ़ाऊँगा। ग्राफ में सबसे पहले तो कुछ बेसिक ग्राफ है, उसको तो मैं सिंपल आपको बता दूंगा कि इसका ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, आप ये ग्राफ देख लीजिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर कुछ मेन ग्राफ को ड्रा करना सिखाऊंगा, और जब मैं ग्राफ ड्रा करना सिखाऊंगा उसके बाद फिर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। तो कल से और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अभी तक तो सब कुछ XYZ दिख रहे थे, कल से सब कुछ फिगर दिखेगा, तो कल से और भी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आई होप कि आपको वो वाला भी क्लास मज़ा आएगा, और ये भी क्लास आपको मज़ा आना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट डेवलप करो, क्योंकि सच्चाई में बात करूं तो आपका असली में यही सब मैथ है जो आपको कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है और आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा मैथ का क्या मतलब जिसमें कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन आपको बस बना रहे हैं, लेकिन आपका कोई दिमाग का यूज नहीं है। आप फार्मूला पुट कर रहे हैं, आंसर निकाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन जब मेन एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पर आप फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर मतलब बिल्कुल सरेंडर कर दे रहे। तो वैसा मैथ से क्या मतलब? मैथ का मतलब ही होता है कि आपका जिस लेवल का पढ़ाई करना है आप उस लेवल तक पढ़ाई कीजिए, और जो उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ है उस पर ज़्यादा जोर दीजिए। ठीक है, अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह का सोच पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको आगे बेनिफिशियल होने वाला है। अब अगर आप 11th में ही इतना सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका 11th 12th के बाद आपकी मैथ के अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा डेवलप होगी। और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही अच्छा ज़्यादा डेवलप हो, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। मैं बार बार इस हर क्लास में इस चीज़ को मेंशन करता हूँ और इस चीज़ स्टूडेंट को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूँ कि आप पहले पेशेंस रख के जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। ठीक है, तब आप एक स्टेज के बाद फील करोगे कि अब सर मुझे किसी भी तरह के क्वेश्चन से डर नहीं लगता है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स क्या करेगा, आपका डर को खत्म कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इतना क्वेश्चन कराने का क्या मकसद है? ये बन रहा है, इसमें केस बन रहा है, केस में भी आपका आई है, एफ है, तरह तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आप एनालाइज कर रहे हो ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं कल आता हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।